नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। प्रहार में बात करेंगे बिहार की सियासी हलचल की। कैसे एक के बाद एक अब कैंपेनिंग का दौर शुरू हो गया है और एक एक सीट पर जो नेता हैं वो हुंकार भर रहे हैं। किसके लिए क्या कहा जा रहा है, क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है और किसका नैरेटिव कितना भारी है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए इस वक्त की खबर आपको बता देते हैं। महागठबंधन में किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करने पर एनडीए ने हमले तेज कर दिए हैं। चिराग पासवान ने आरजेडी पर फिर से अटैक किया है। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 2005 में मुस्लिम सीएम के सवाल पर अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन आरजेडी ना तो 2005 में और ना ही 2025 में मुसलमानों को सीएम या डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि 2005 चुनाव के बाद रामविलास पासवान ने कहा था कि अगर लालू यादव किसी मुसलमान को सीएम बनाए तो वो आरजेडी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब लालू इसके लिए राजी नहीं हुए थे तो चिराग ने साथ ही मुस्लिम समुदाय से राजी नहीं हुए थे तो उन्होंने रामविलास पासवान ने जो है वो साथ छोड़ दिया था। अभी चिराग पासवान की बात करें तो वो यही लाइन लेंथ पकड़ रहे हैं। सीधे तौर पर आरजेडी और महागठबंधन पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वो डिप्टी सीएम के तौर पर किसी मुस्लिम चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं तो ये दिखाता है कि आरजेडी की जो मानसिकता है वो कैसी है। तो ये इस वक्त आपको हम खबर बता रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान हैं जो लगातार हमलावर हैं। चिराग पासवान हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आपने मुकेश सहनी के नाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या 18% आबादी रखने वाली मुस्लिम आबादी में से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं मिला जो डिप्टी सीएम के तौर पर जिसका ऐलान किया जा सके। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम के चेहरे और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इस वक्त जबरदस्त घेराबंदी देखने को मिल रही है। इस बीच तेजस्वी यादव भी एक्टिव है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रही है। बीजेपी की ये चिंता हम जल्द दूर कर देंगे। बीजेपी अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है। ये तेजस्वी यादव की तरफ से पलटवार किया गया है। तो तेजस्वी यादव सीधे तौर पर बार बार एनडीए पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि हमने तो कम से कम सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा जनता के सामने रख दिया, लेकिन एनडीए है जो ये नहीं बताती कि चुनावों के बाद वो किसको अपना सीएम बनाएगी। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के लोग 2-3 दिन से इतने डरे हुए हैं और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। तो जो भाजपा के लोग जिनसे नफरत करते थे, आज उनकी बात करने पे आ गए। तो देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जिनसे नफरत करते थे आज उन्हीं के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। ये हमारी राजनीति का असर है। तो दूसरी तरफ आज तमाम दिग्गज एक बार फिर बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे। गृहमंत्री अमित शाह बिहार में मौजूद हैं और आज उनकी जो रैली है वो खगड़िया में होने जा रही है। आपको बता दें कि अमित शाह की पहली रैली अब से कुछ ही देर में खगड़िया में होने वाली है। इसके बाद अमित शाह दोपहर 2:15 बजे मुंगेर में भी सभा करने जा रहे हैं। तो वहीं गृहमंत्री की तीसरी सभा नालंदा में शाम 3:45 बजे होगी। खगड़िया में 4 विधानसभा सीटें हैं, मुंगेर में 3 और नालंदा में 7 विधानसभा सीटें हैं जिन पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए शाह प्रचार करेंगे। तो कल चुनावी कैंपेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर से कर चुके हैं। उसके बाद बेगूसराय भी पीएम गए और आज गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। आज वो भी 3 जगहों पर जाएंगे और 3 जगहों पर जाकर रैली को संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव
लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और मुद्दे सेट करने की कोशिश की जा रही है। आखिरी वक्त में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि एनडीए में प्रचार की कमान आज गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे, तो महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव प्रचार में उतरेंगे। महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव फुल एक्शन मोड में हैं। आज वो खगड़िया में 4 जनसभाएं करने वाले हैं। खगड़िया की बात करें तो इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट जेडीयू के पास है और एक सीट आरजेडी और कांग्रेस के पास है। तेजस्वी यादव ने आज चुनाव प्रहार शुरू करने से पहले या चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने अपनी बात फिर से दोहराई कि गुजरात में फैक्ट्री लगाकर आप बिहार में विक्ट्री नहीं पा सकते हैं। कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं उन्होंने। कोई भी बात जो है सकारात्मक फलदाय जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की, केवल नकारात्मक बात की। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने तो केवल नकारात्मक बातें की हैं। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज़ का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है और प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। तो तेजस्वी यादव अब मुद्दे सेट कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं और सबसे बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है बिहार बनाम गुजरात की। हमारे साथ रोज की तरह खास मेहमान हैं रवि उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, फैजान अहमद जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और डॉक्टर संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, तेजस्वी यादव जब से महागठबंधन की पीसी हुई है एक्टिव भी नजर आ रहे हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। अब वो ये जो नैरेटिव बना रहे हैं बिहारी बनाम गुजराती, ये कितना इफेक्टिव होगा या ये चलेगा क्या मुद्दा बिहार के चुनावों में? देखिए, निश्चित रूप से जो जितनी बात तेजस्वी कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि जो एनडीए की ओर से अभी तक घोषणा नहीं की गई है, तेजस्वी के नाम की तो घोषणा कर दी गई और तेजस्वी उसी पर चुटकी भी ले रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर का मतलब उन्होंने समझाया। चीफ मिनिस्टर का मतलब उन्होंने कहा कि चिंता मुक्त, चीफ मिनिस्टर का मतलब चिंता मुक्त, चिंता मुक्त हम लोगों ने कर दिया। अब एनडीए वाले क्यों नहीं चिंता मुक्त कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। और देखिए, जो तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी क्या कह रहे हैं कि यहाँ गुजरात की तो यहाँ से आप धनराशि ले जाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, यहाँ से पलायन हो रहा है, लाखों लोग आते जाते हैं। कोरोना ने इसका एग्जाम्पल देखा भी गया कि लाखों करोड़ों लोग पैदल चलते हुए आ रहे थे। तो यहाँ सिर्फ हवाई बात हो रही है, एनडीए सिर्फ हवाई बात हो रही है। अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, बीते दिन आपको चुनावी सभा में कहा कि जंगल राज है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा। तो जनता तो यही सवाल कर रही है कि भैया आपका भी तो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में कौन सा इंडस्ट्री सेटअप हुआ, यह तो बताइए। यहाँ के युवा क्यों बाहर पढ़ने जाते हैं, यहाँ रोजगार क्यों नहीं सृजन हो रहा है। तो ये सब कई सारे, देखिए ये सिर्फ टैगलाइन है लोगों का, नौकरी रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, और तो यह सब दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन तेजस्वी ने अपने 17 महीने के अल्पकाल में एक नई लकीर खींची और यही लकीर 2020 में भी खींची थी। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जब नौकरी रोजगार और पलायन की बात करते थे और उसी पर वही सी एजेंडा पर एनडीए को बाध्य होकर के बैटिंग बॉलिंग करना पड़ा और वही उसका मेन ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी हैं जो बिहारी बनाम गुजराती की बात करते हैं, फैजान जी वो रोजगार की बात करते हैं। तो जब पीएम कल रैली कर रहे थे समस्तीपुर में, तो उन्होंने फिर जंगल राज वर्सेस सुशासन का नैरेटिव बनाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि भाई अगर लालटेन फिर से जल गई तो देखिए गोलियां चलने लगेंगी, दुनाली फिर से निकल जाएगी। कौन सा नैरेटिव भारी लग रहा है आप?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 20 साल पुरानी कहानी दोहराने की कोशिश की है। वो रिवाइव कर रहे हैं जंगल राज का जो पुरानी बात है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और नए लोगों को, जो इसको जेन जी भी कहा जाता है, उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था जंगल राज और उसमें क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या लोगों को मुसीबतें हुई, उनके माता पिता को मालूम होगा। तो वो चाह रहे हैं कि जो नया जनरेशन है, जो नया वोटर है, उसे मालूम होना चाहिए कि जंगल राज क्या था, क्या उसका भय था। तो उस भय से अलग हट करके वो एनडीए को वोट करे, ये उनकी अपील थी। हालांकि मुझे लगता है कि ये जंगल राज अब बहुत पुरानी बात हो गई है। कब तक, मुझे समझ में नहीं आता ये कब तक इसको दोहराया जाएगा। 20 साल पुरानी बात है। 20 साल से तो यहाँ पर एनडीए की सरकार है। 20 साल में 18 साल तो जरूर एनडीए की सरकार यहाँ रही है, जो जिसको डबल इंजन की सरकार भी कहा जा सकता है। लेकिन उसको ही दोहराना, मुझे लगता है कि जो जंगल राज की बात कल प्रधानमंत्री ने कही, मुझे ध्यान में आया कि ये लोगों को डराने के लिए कह रहे हैं और उसके साथ वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये किया, वो लुभाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों है बात, डराने की भी है जंगल राज के नाम से और अपने काम से लुभाने की भी बात है। अब देखिए जनता इसमें किस पर ज्यादा ध्यान देती है, किसको ज्यादा वो तरजीह देती है, ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जंगल राज 20 साल चूंकि पुरानी बात हो गई और 20 साल वो जो जेन जी है वो 20 साल की सरकार को देख रहा है, तो वो उसी से अफेक्टेड होगा। यस या नो में उसका जो भी वोट होगा वो उसी को देख के होगा। ठीक है। अगर चुनाव में दिग्गजों की बात हम संजय जी करें तो आज गृह मंत्री अमित शाह खगड़िया में रैली करने जा रहे हैं, उसके बाद नालंदा में भी रैली करेंगे, जगह जगह जा रहे हैं, वो भी मुद्दे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सीट वाइज की बात करूं, खगड़िया की बात करूं, नालंदा की बात करूं, तो किसका स्ट्रांग होल्ड अभी तक नजर आ रहा है? देखिए, नालंदा में तो स्ट्रांग होल्ड एनडीए का रहा था। पिछली बार नालंदा ही एक ऐसी जगह थी जहां पर सारी सीटें एनडीए जीत गई थी और खगड़िया में तो 2 सीटें जीती थी एनडीए और एक कांग्रेस और एक आरजेडी। तो माना जाए कि वहां पर 50-50 की स्थिति थी। तो वहां पर जो स्थितियां हैं वो उसको अमित शाह जाकर के पुनः गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। अभी जंगल राज की बात हो रही थी, कल एक बार फिर पुराने क्लिपिंग्स निकाले गए और अभी जो कुछ गाने, जो जाति सूचक गाने हैं, उन जाति सूचक गानों को सामने लाया गया कि कैसे लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो फिर कैसे हम वह दृश्य उपस्थित कर देंगे और कैसे हम रंगदारी की बात, कैसे हम अपहरण की बात, कैसे ये करेंगे। अब बीजेपी ने प्लांटेड किया या वो संगीत गीत के माध्यम से 2 साल 3 साल से परोसा जा रहा है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, उस रिफ्लेक्शन को लोगों के सामने रखा गया कि देखिए अभी से ही वो तस्वीर शुरू हो गई। जैसे ही तेजस्वी जी का नाम को प्रोजेक्ट किया गया कि ये सीएम होंगे, वो चीजें सामने आने लगी। तो फिर अगर इनको मौका मिला सत्ता में आने की, तो फिर देखिए दृश्य क्या होगा। तो बार बार उस पार्ट को जिसमें भय और भ्रष्टाचार, ये जो 2 मुद्दे हैं, इसको लेकर के एनडीए बहुत ही कनेक्टेड है। वो चाहती है कि इसको से पीपुल कनेक्ट हो कि भय से हमने आपको निकाला है, भय मुक्त बिहार बनाया है, तभी तो विकास का ये मॉडल हमने आपके सामने तैयार किया। और दूसरी बात कि भ्रष्टाचार में जो चीजें थी, क्या फिर से उस भ्रष्टाचार को आप लाना चाहते हैं? जिस भ्रष्टाचार से बिहार बाहर निकला, जिस चारे घोटाले की तरफ वो इशारा कर रहे थे और चीजों की तरफ इशारा लोग करते हैं, तो भय और भ्रष्टाचार, इससे अगर मुक्ति दिला करके डेवलपमेंट की तरफ अगर हमने बिहार को लेकर के चला तो इसको बढ़ने दीजिए। और प्रधानमंत्री जी ने इसी को कंटिन्यूटी में बताया भी कि जब कोई चीजें सस्टेनेबल होती है, जब कोई चीजें कंटिन्यू करती हैं, तभी आप डेवलपमेंट के बारे में उम्मीद कर सकते हैं कि आप बेहतर करेंगे या राज्य आगे बढ़ेगा। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का भय, भ्रष्टाचार और विकास की दौड़ में कैसे बिहार अब गति पकड़ने लगा है, चलेगा ये मुद्दा? निश्चित रूप से चलेगा। ये मोमेंटम पकड़ेगा। जैसे ही वो विकास की बात
को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि हमने खास करके नीतीश कुमार की तरफ इशारा करके भी उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने कैसे बेहतर बिहार बना करके दिखाया है। बात की आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि ये जो चुनाव है अब ये कैसे लगातार अब इसमें जो धार है वह आरोप प्रत्यारोप की वो तेज होती जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जंगल राज की याद दिलाई और 30 अक्टूबर को फिर से पीएम बिहार आ रहे हैं, फिर से चुनावी बिगुल पीएम की तरफ से फूंका जाएगा, फिर से आरजेडी पर तीखे प्रहार किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने जो समस्तीपुर में कहा जरूर एक एजेंडा सेट करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि बिहार में जंगल राज बिल्कुल नहीं लौटेगा, जनता एनडीए सरकार के काम पर वोट करेगी। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी तीखा प्रहार लालू यादव पर किया है। ये लठबंधन वाले जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण, छर्रा, कट्टा, दूनाली, इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। आज जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आज सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है। परिवार, कोई भी परिवार करने के लिए फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी के लड़कुआ डरा जाएगा। तो देखिए सारे जितने भी नेता हैं वो अपना मुद्दा सेट कर रहे हैं। पीएम कह रहे हैं कि फिर से दुनाली और बंदूकें चलने लगेंगी। नीतीश कुमार ने कहा ये अपने परिवार को ही देते हैं। तो अमित शाह शहाबुद्दीन की याद दिला रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बाहरी यहां पर आकर कुछ नहीं कर सकता, गुजरातियों के बारे में ही क्यों सोचते हैं, बिहार को क्यों नहीं कुछ देते हैं। मेरी सहयोगी रोमिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी हम चल लेते हैं। रोमिता, बात नैरेटिव की हम कर रहे हैं, आप भी जगह जगह घूम रही हैं, मिथिलांचल का दौरा भी आप कर रही हैं। कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा जनता के बीच में पॉपुलर हो रहा है? देखिए प्राची, मैंने अलग अलग जिलों का दौरा किया, 1000 किलोमीटर की यात्रा अब तक मैं कर चुकी हूं। 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा में हम पहुंचे और वोटर्स का मन हमने टटोला है। जो एक बात निकलकर सामने आती है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो इस वक्त सियासी गलियारों में काफी चर्चा में है, वो जमीन पर बहुत कम नजर आता है। अभी भी एक तबका नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाता हुआ नजर आता है। नीतीश कुमार के जो विकास वाले कार्य हैं उन पर सहमति जताता हुआ नजर आता है। हालांकि लोकतंत्र है, यहाँ पर नाराजगी जाहिर की जा रही है, लेकिन ये नाराजगी वोट काटने में तब्दील होती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं इस बार अगर आरजेडी के माहौल की बात की जाए तो तेजस्वी यादव को अभी भी लोग लालू यादव के बेटे के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं और क्योंकि वो लालू यादव को पसंद करते हैं इसलिए वो तेजस्वी यादव के साथ जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो लालू यादव की सरकार नहीं देखना चाहता और इसलिए वो किसी को भी वोट करने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर की हवा यहाँ पर बहुत कम नजर आ रही है। लोग उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उन्हें बाहरी बता रहे हैं और बिजनेसमैन के रूप में ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी फैक्टर की भी बात करनी होगी क्योंकि जिन विधानसभाओं में मैं गई वहां पर मुस्लिम वोटर्स की भी अच्छी खासी जनसंख्या थी और ऐसे में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो अभी भी ओवैसी को उतना बड़ा फैक्टर नहीं मान रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हैदराबाद में तो वो कम सीटों पर लड़ते हैं, यहाँ पर अपनी उम्मीदवार उतार रहे हैं, हम बाहरी को बिहार में जगह देने वाले नहीं हैं। कुल मिलाकर अगर आप मिथिलांचल की सीटों के बारे में बात करें तो मिथिलांचल जो कि एनडीए का गढ़ माना जाता है, कुल मिलाकर अभी भी अपने गढ़ पर मजबूती दिखाता हुआ नजर आता है।
महागठबंधन जो मिथिलांचल में सेंध लगाने के लिए अब लगातार बातें कर रहा है, वो फैक्टर अभी यहाँ पर कम है। महिलाओं से, युवाओं से जब आप बात करती हैं तो बड़ा मुद्दा रोजगार। देखिए, अपने अलग अलग बातें, अपने अलग अलग नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है रोमिता, लेकिन जनता ये देखती है कि कौन सा चेहरा भरोसेमंद है और उसी पर मुहर लगाने की कोशिश की जाती है। शुक्रिया रोमिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जिन नैरेटिव्स की हम बात कर रहे हैं, प्रवीण जी भी हमारे साथ हैं, शहाबुद्दीन का जिक्र भी बड़ा जोर शोर से किया जा रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने शहाबुद्दीन का जिक्र किया, मुस्लिम फैक्टर को तलाशने की बात की जा रही है। तो ये जो फैक्टर है, ये जो नैरेटिव फिलहाल एनडीए गढ़ रहा है कि आप वोट तो ले लेते हैं मुसलमानों के, लेकिन आप उनको चेहरा नहीं देते हैं, और चेहरा अगर ढूंढते हैं तो आप शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे देते हैं, ये कितना बड़ा मुद्दा इन चुनावों में बन सकता है? देखिए, शहाबुद्दीन जो हैं वो सिवान में पिछले कई दशक से मुद्दा बने हुए हैं, और वोट चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उन्हीं के इर्द गिर्द सिवान की राजनीति अभी भी घूमती रहती है। या तो आप शहाबुद्दीन के नाम पर वोट मांगते हैं या शहाबुद्दीन के खिलाफ वोट मांगते हैं। तो इस बार भी वही हो रहा है। और ये बताना जरूरी है कि जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, उस समय शहाबुद्दीन का आतंक चरम पर था और तब भाजपा कुछ नहीं कर पाई थी। और जब बाद में नीतीश कुमार सत्ता में आए, तब उन्होंने कमान कसी शहाबुद्दीन पर, और अंत में फिर बहुत दर्दनाक परिस्थिति में उनकी मौत हुई दिल्ली में जेल में। तो ये अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, वो हार गई, फिर उनके बेटे अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार और लड़ चुके थे वो पहले, इस बार राजद ने टिकट दिया है उनको। तो शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द सिवान की राजनीति घूमती रहती है, और ये लगता है, राजद को ये लगता है कि शहाबुद्दीन जो है मुसलमानों के आइकॉन हैं, और दूसरी जगहों पर भी उनके नाम पर मुसलमानों का वोट गोलबंद हो सकता है। और दूसरी ओर भाजपा ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि शहाबुद्दीन जैसे आतंकवादी को अपने वोट का माध्यम बनाती है राजद। तो आप समझ लीजिए कि वो कैसा शासन चाहती है, कैसी सरकार चाहती है, इसी आधार पर गोलबंदी की कोशिश होती रहती है। मगर सिवान की जनता पिछले कई बार से शहाबुद्दीन की राजनीति के खिलाफ जनादेश देती रही है, और इस बार भी लगता नहीं है कि वहां शहाबुद्दीन के पक्ष में कोई वोट बड़े पैमाने पर पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो उनके समर्थक हैं या उनके परिवार से जुड़े लाभान्वित लोग हैं, वो तो उनके साथ जाएंगे। मगर सिवान की जनता, हमको नहीं लगता है कि अब चाहती है कि उन दिनों में फिर सिवान लौटे जब वहाँ आतंक का राज था, और दूसरी किसी पार्टी का झंडा घर पर नहीं लगा सकते थे, चुनाव प्रचार तक नहीं होता था। सिवान में ये माहौल था। अकेला माले था एक समय में जो वहाँ मोर्चा लेता था, और आज वो माले शहाबुद्दीन के पुत्र के लिए वोट मांगता घूमेगा वहाँ। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।